Hello everyone, you are watching Knowledge Shard. This is chapter 1 of my series Resources and Development. This is part 3 जिसमें आप लैंड रिसोर्सेज के टॉपिक्स को कवर करेंगे. ये आपकी ही सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक के पार्ट 2 से लिया गया है, क्लास फॉर 10th. दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी नैन्सी. चलिए आप जानते हैं कि आप इस चैप्टर में इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं. लैंड रिसोर्सेज के बारे में आपको पता चलेगा, लैंड को यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है, लैंड पैटर्न इंडिया में क्या है, लैंड डिग्रेडेशन एंड लास्ट कंजर्वेशन मेजर्स. सो गाइज, जिन्होंने भी अभी तक नॉलेज शार को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें. नाउ द कोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर ऑल 8th to 12th क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन व्हाट्सएप नंबर. तो चलिए गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑल्टरनेटिव कनेक्ट करना है हमारे साथ तो आप हमारे ऐप नॉलेज शार को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है. इंस्टाग्राम पर भी आप नॉलेज शार को फॉलो कर सकते हैं. तो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के. व्हाट इज़ लैंड रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज हम किन किन पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं. हम जिस प्रकार से लैंड पर रहते हैं, चाहे हम अपने घर पर हैं, स्कूल पर हैं, प्लेग्राउंड्स में हैं, कहीं भी जाएं, एवरीथिंग वी आर गोइंग, वी आर वॉकिंग, दैट इज़ लैंड. तो लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हम परफॉर्म करते हैं इन डिफरेंट वेज. सो कौन कौन से वो डिफरेंट वेज हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके साथ हमें सपोर्ट मिलता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों के थ्रू हमें क्या लैंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. ना जो आपको समझना है इसमें ये समझना है कि लैंड रिसोर्स जो है एक ऐसा एसेट है जो कि मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट रखता है. यानी कि इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब है यहाँ पर कि आपके पास लैंड तो है काफ़ी सारी, पर आपको उसको कैसे मैग्नीट्यूड के साथ यूज़ करना है वो भी आपको ज़रूरी है समझना. तो इम्पॉर्टेंट यूज़ आप कैसे करें अवेलेबल लैंड का, वो आपको केयरफुल प्लानिंग के साथ लैंड रिसोर्स में करना होता है. तो नाउ कम टू दिस नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज़ लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स इन इंडिया. 3 है. तो फर्स्ट है माउंटेन्स. रिलीफ फीचर के बेसिस पर माउंटेन्स 30% है ऑफ टोटल सरफेस इन द कंट्री, और इसमें पैरेलल फ्लो ऑफ सम रिवर्स जो हैं वो सब इसमें माउंटेन्स में 30% में आती हैं, जिससे कि आपको टूरिज़्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में फ़ायदा होता है. प्लेट्यू की बात करूँ तो दे आर 27% एरिया ऑफ कंट्री इन द प्लेट्यू रीजन, और ये सारे जितने भी रिजर्व्स हैं वो प्लेट्यू के अंडर ही आते हैं. मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट, ये सब 27% के अंदर है. प्लेन्स जो है आपका लास्ट रिलीफ फीचर है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज 43% है इसमें, ये लैंड एरिया कवर करता है, और जिससे आपके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है. नाउ कम टू दिस नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज़ लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं. लैंड को आप 5 वेज से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. फॉरेस्ट से तो आप सभी जानते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है. बट नाउ अगर आपके पास वो लैंड जो कल्टीवेशन के लायक नहीं है, उस बैरन और वेस्ट लैंड का आप क्या करेंगे. तो दिस इज़ पॉइंट नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, जितना भी नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आप उस बैरन और वेस्ट लैंड को ला सकते हैं, आप ले आइए. फॉर एग्जांपल आप वहाँ पर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोड्स को बना सकते हैं, फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैनाल्स बना सकते हैं. तो वहाँ पर आपका ये जो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं थी वो यूज़ में आ जाएगी. ना थर्ड इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ये कौन सी लैंड्स होती हैं, देखिए ये वो लैंड्स होती हैं जहाँ पर परमानेंट पेस्टर्स और ग्रेजिंग लैंड्स कर सकते हैं आप. यहाँ पर आप मिसलेनियस फ्री क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, साथ ही में जो कल्चरलेबल वेस्ट लैंड है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. ना कम टू फोर्थ, दैट इज़ फैलो लैंड. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं 1, जो ब्राउन आपको कुछ सॉइल टाइप का दिख रहा होगा, ये वो फैलो लैंड है जो कि अब किसी यूज़ की नहीं है, पर इसको हम यूज़ में लाएंगे. कैसे लाएंगे. करंट फैलो फेल्ट विदाउट कल्टीवेशन, कल्टीवेशन करे बगैर. कैसे. 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर में हम इसको फैलो लैंड को यूज़ में ला सकते हैं. और अगर दूसरी तरह से बात करें तो करंट फैलो जो है इसका वो अनकल्टीवेटेड है. पिछले 1 से 5 साल तक के लिए जो फैलो लैंड थी, अगर वो अनकल्टीवेटेड है तो उसको भी हम एग्रीकल्चर ईयर्स में आगे हम काम में ला सकते हैं. ना कम टू फिफ्थ, दैट इज़ नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया जो आप सेकंड पिक्चर देख रहे हैं ये नेट सोन एरिया का ही है. इसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं. यहाँ पर आप मोर देन वंस एग्रीकल्चर ईयर में आप नेट सोन एरिया में ग्रो कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, जो भी आपका कल्टीवेशन आपको करना है वहाँ पर.
तो गाइज़ ये तो हो गया आपका लैंड का यूटिलाइजेशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। पैटर्न क्या है इंडिया में वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये तो जितना भी मैप में आप एरिया देख रहे हैं वो ये वेरियस तरीके से शो कर रहा है कि किस किस तरह से जो लैंड थी उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट पर्पज़ से कौन कौन सी तरीके की लैंड्स थी। बैरन लैंड्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, फैलो लैंड्स को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ग्रास लैंड्स कहाँ यूज़ हो रही हैं, ये मैप में आप देख सकते हैं। तो अब लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया की बात करें तो टोटल जोग्राफिक एरिया जो है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें कि 93% ऑफ टोटल एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बस आपको दो ध्यान में रखने हैं, जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं असम और जम्मू एंड कश्मीर, इनका कुछ पार्ट जो है अभी सर्वे नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको उन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये जो है उस 93% में टोटल एरिया में लैंड के यूज़ में नहीं आते। नाउ आपको लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया का मैंने आपको डेटा तो दे दिया, अब आपको समझना होगा थोड़ा सा जो डेटा के अंदर जाकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझनी होंगी। जो लैंड आप परमानेंट पेस्चर्स के लिए यूज़ कर रहे थे वो भी अब डिक्रीज़ हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से आप कैटल पॉपुलेशन बढ़ेगी उस तरह से पेस्चर लैंड पर भी वो वर्क होगा वहाँ पर, और उसके कंसिक्वेंसेस अलग देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके द्वारा जो करंट फैलो लैंड्स होती हैं उसमें पुअर क्वालिटी आ जाती है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इन लैंड्स पर कल्टीवेशन 1 और 2 यानी 1 या 2 बार 2 या 3 साल में किया जाता है। अगर नेट सोन एरिया है तो परसेंटेज ऑफ NSA इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% और नेट सोन एरिया जो है वो 54% टोटल रिपोर्टिंग एरिया में आता है। नेट सोन एरियाज जो है वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट वेरी करते हैं। 80% ऑफ टोटल एरिया पंजाब हरियाणा इनमें आता है और जो बाकी का 10% है उससे भी लेस देन 10% मैं बताऊं तो वो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये सारे नेट जोन एरिया में आते हैं। नाउ कम टू दिस इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो आपको समझना है, दैट इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट यूटिलाइजेशन में आता है। तो गाइज फॉरेस्ट एरिया हमारी कंट्री का फार लोअर है, जितना डिज़ायर्ड चाहिए था 33% जोग्राफिकल एरिया के अनुसार वो फार लोअर है एंड इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में भी ये चीज़ आउटलाइन की गई है कि 33% जोग्राफिकल एरिया फार लोअर है फॉरेस्ट के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसेंशियल मेंटेनेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो लोग फॉरेस्ट पर अपनी लिवलीहुड सर्वाइव करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल फॉरेस्ट पर रहते हैं हमें पता है, और उनके फ्रिंजेस पर रहना कोई इजी बात तो है नहीं, वहाँ पर तो लाइफ भी बहुत कठिन होती है, तो वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस होना भी उतना ज़रूरी है। कोई पार्ट ऑफ लैंड है जो वेस्ट हो गई है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिस पर वेस्ट लैंड है, अब उस वेस्ट लैंड पर आप कैसे यूज़ में लाएंगे, तो आप नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस कर सकते हैं। वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस कैसे करेंगे आप, वेस्ट लैंड जितनी भी है वहाँ पर आप सेटलमेंट्स कर सकते हैं, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री, ये सब बनाकर। पर अगर आप कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन आपको अप्रोप्रिएट मेजर्स भी लेने ज़रूरी हैं ताकि आप लैंड को कंजर्व कर सकें और मैनेज कर सकें, जिसके द्वारा लैंड डिग्रेडेशन ना हो और सीरियस रिपरक्यूशंस जो सोसाइटी को फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकते हैं, एनवायरनमेंट को झेलने पड़ सकते हैं, वो ना हो। इसके लिए आपको कंजर्व्स एंड मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो गाइज़ ये तो हो गया आपका लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, और ये जो है ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए शो करा है ये ग्राफ ताकि आप इसमें देख सकें कि कितने जो एरियाज़ हैं जो अनकल्टिवेटेड हैं और जो कल्टिवेशन के लिए यूज़ में लाए जा सकते हैं। ये ग्राफ में आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ कम टू दिस लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक जो कि इस लैंड रिसोर्स का लास्ट टॉपिक है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। जैसा कि आप सभी को पता है लैंड जो है वो पास्ट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के द्वारा यूज़ करी जानी है। पास्ट जनरेशन ने तो यूज़ कर ली, अब फ्यूचर जनरेशन जो है वो लोग अपने ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं, उनकी बेसिक नीड्स होती हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। अब वो सब ये कहाँ से लेंगे, ये सब उनको लैंड से ही तो ऑब्टेन्ड होती हैं। तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो ना ही सिर्फ लैंड को डिग्रेड करती हैं बट ऑल्सो जो पेस ऑफ नेचुरल फोर्स है, यानी कि नेचुरल फोर्सेस की जो तीव्रता, एक गति है जो बनी रहनी चाहिए, उससे लैंड को डैमेज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इस लैंड डिग्रेडेशन की वजह से 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इंडिया में हो चुकी है अभी तक,
और अप्रॉक्सीमेटली 28% जो कि फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया को बिलोंग करती है। इसमें 56% एरिया जो है वो वाटर इरोड हो चुका है ऑलरेडी, और रेस्ट जो है वो सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स होने की वजह से सब डिग्रेड हो चुका है। ह्यूमन की एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इन सभी ने लैंड डिग्रेडेशन का विनाश कर दिया है, एनिहिलेशन हो चुका है। और इसके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली इन सभी फैक्टर्स, इन सभी चीज़ों की वजह से हो रहा है जो कि लैंड डिग्रेडेशन थे। गाइस, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया में, पर मैं आपको अब बता देती हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया है। मैं आपको लैंड डिग्रेडेशन समझा रही हूँ तो लैंड यूज़ पैटर्न में भी आप उसको समझ सकते हैं। देखिए, लैंड जो होती है वो बोथ फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स के लिए होती है। तो ह्यूमन फैक्टर्स, लैंड डिग्रेडेशन में ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। ह्यूमन फैक्टर्स कौन से थे? यही सारे, जहाँ पर आपकी अगर पॉपुलेशन होगी तो आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, ओवरग्रेजिंग करवा देंगे, माइनिंग कर देंगे। देखिए, माइनिंग क्या होती है? माइनिंग होती है जहाँ पर कुछ ऐसी साइट्स जहाँ पर एक्सकेवेशन वर्क होता है और उसकी वजह से कंप्लीट लीविंग डीप स्कार्स। माइनिंग तो हो गई, अब वो कुछ अपना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस तो भी तो छोड़कर जाएगी। वहाँ पर डीप स्कार्स पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, ट्रेसेस हो जाती हैं और जिसकी वजह से ओवरबर्डनिंग हो जाती है। स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन के कारण पूरी तरह से डिग्रेडेड हो चुका है और माइनिंग की वजह से सीवियर लैंड डिग्रेडेशन वहाँ हो गई है। स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग की वजह से मेन रीज़न है लैंड का डिग्रेड होने का। पंजाब एंड हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन होने से लैंड डिग्रेडेशन रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। वहाँ पर वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा हो गई है जिसके कारण पानी में वाटर लॉगिंग होने के बाद जो इन सलाइनिटी और एल्कलाइनिटी है सॉइल की वो बढ़ गई है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, जब सीमेंट इंडस्ट्री में अगर कोई ग्राइंडिंग वर्क होता है या लाइमस्टोन का कुछ वर्क होता है तो वहाँ पर कैल्साइट और सोपस्टोन जैसे केमिकल्स जो हैं सेरामिक इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं ह्यूज क्वांटिटी में, और वहाँ पर वो जो डस्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, जिसके कारण बाद में ये प्रोसेस जो है इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू वाटर में मिलता है इनटू द सॉइल, फिर सॉइल में जाता है और देन इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड और फिर वो लैंड में सेटल हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि रिसेंट ईयर्स में, कुछ ही सालों में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की वजह से, यानी कि इंडस्ट्रियल में जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं या जो भी डिपॉजिट्स यूज़ होता है इंडस्ट्रियल लैंड्स में, वहाँ पर जितना भी वेस्ट अभी तक इकट्ठा हुआ है वो मेजर सोर्स है लैंड का वाटर पोल्यूट करने के लिए इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के कुछ ऐसे रीजन्स में जहाँ पर वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये तो आपका था लैंड डिग्रेडेशन। और अब मैं बात करती हूँ आपसे लैंड कंजर्व कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि अब आपने लैंड डिग्रेड कर दी तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सोसाइटी में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो अब आप लैंड को कंजर्व कैसे करेंगे। कितनी ही सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, कंजर्वेशन कैसे मेथड्स हमें अपनाने चाहिए वो मैं अब इसमें बताने वाली हूँ। देखिए, ये आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैसे की जानी चाहिए। आप एफॉरेस्टेशन कीजिए, पेड़ों को लगाइए, पेड़ों को ग्रो कीजिए, तब प्रॉपर मैनेजमेंट होगा ग्रेजिंग का। शेल्टर बेल्ट्स को प्लानिंग कीजिए, ताकि शेल्टर बेल्ट्स लगाएंगे आप ताकि ओवरग्रेजिंग पर कंट्रोल किया जा सके। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स करने के लिए थॉर्नी बुशेस लगा सकते हैं ताकि आप मेथड्स चेक कर सकें कि लैंड डिग्रेड हो रही है या नहीं। तो ये तो पार्ट था आपका ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। ना कम टू दिस राइट हैंड साइड ऑफ डिस्प्ले, यू विल सी कि यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड कैसे करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो प्रॉपर डिस्चार्ज भी आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स करना पड़ेगा, जितना भी ट्रीटमेंट, जितना भी वेस्ट है उसको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि लैंड को, जो लैंड में जो वाटर डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए। Industrial and suburban areas. I hope guys this topic is completely clear for you, and if you like it please like and subscribe the channel और share करना ना भूलिएगा, because knowledge को जितना share करेंगे उतना ही ज़्यादा beneficial है। Thanks for watching me, and अगले सेशन के लिए, अगले पार्ट के लिए प्लीज़ आप वो भी वीडियो देख सकते हैं।